आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। G20 नेताओं ने रियो दी जेनेरियो घोषणा पत्र को अपनाया, जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया में युद्ध रोकने पर पहल की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और नॉर्वे सहित कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। इसरो ने अमेरिका में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अपने सबसे परिष्कृत संचार उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण तथा महाराष्ट्र में एक ही चरण में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे और चाइना ओपन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शेंज़ेन में शुरू हो रहा है। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। G20 देशों ने ब्राजील में 19वें शिखर सम्मेलन में रियो दी जेनेरियो घोषणा पत्र को अंगीकृत किया है। इसमें जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया में युद्ध को समाप्त करने के लिए पहल की अपील की गई है। घोषणा पत्र का उद्देश्य विश्व की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना और टिकाऊ तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि घोषणा पत्र कल रात जारी किया गया। इस वर्ष का G20 घोषणा पत्र सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, आर्थिक सुधार और बहुपक्षीयता के भविष्य पर जोर डालता है। इसमें G20 देशों ने संकल्प लिया है कि 2050 तक नेट जीरो एमिशन लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। साथ ही विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा के ट्रांजिशन में मदद की जाएगी। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, जिसमें गरीबी, लिंग समानता और सार्वभौमिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित करना शामिल है। घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के सुधार की आवश्यकता पर जोर डाला गया है ताकि विकासशील देशों को राहत और जलवायु अनुकूलन के लिए मिल सके। ये घोषणा पत्र वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुपक्षीय कूटनीति के महत्व को फिर से स्थापित करता है और समावेशी और सतत वैश्विक भविष्य की दिशा में एक ठोस कदम है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, ब्राजील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य G20 ब्राजील शिखर सम्मेलन पिछले साल नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन की तरह ही प्रासंगिक है। रियो दी जेनेरियो में इस वर्ष के सम्मेलन में सामाजिक समावेश और भुखमरी तथा गरीबी के खिलाफ लड़ाई सत्र में अपनी टिप्पणी में श्री मोदी ने कहा कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता में आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि G20 ने समावेशी विकास, महिला नेतृत्व और युवा शक्ति को प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, नॉर्वे, पुर्तगाल और इंडोनेशिया के नेताओं से मुलाकात कर आपसी संबंधों को बेहतर बनाने पर चर्चा की है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भेंट की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के साथ व्यापक सामरिक भागीदारी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश हरित ऊर्जा, सुरक्षा, नवाचार, प्रौद्योगिकी, व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क के क्षेत्र में मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलकर उन्हें पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के सफल आयोजन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ रक्षा, व्यापार, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच संस्कृति, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर के साथ हुई बैठक में खास तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और समुद्री अर्थव्यवस्था में निवेश तथा नवाचार और अनुसंधान बढ़ाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात कर वाणिज्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा निर्माण के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वर्ष विशेष है क्योंकि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मॉन्टेनीग्रो के साथ आर्थिक संबंधों, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा और जनसंपर्क पर चर्चा की। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल रात अमेरिका के केप कैनावरल से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से अत्याधुनिक संचार उपग्रह GSAT-20 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि ये बहुत ही सफल प्रक्षेपण था। ये उपग्रह दूर दराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराएगा और यात्रियों को विमानों में उड़ान के दौरान इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि ये उपग्रह 14 वर्ष तक कार्य करेगा। This spacecraft is, after the launch, is going to be positioned at 68-degree east longitude, providing broadband services and in-flight connectivity primarily on the Indian region. There are going to be about 32 sport beams covering India mainland islands of this region, and primarily this is designed to also to enhance the capacity by providing 8 narrow sport beams over the northeastern region of India, which requires this support for essential communication requirements. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। राज्य में कल एक ही चरण में सभी 288 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग स्वीप कार्यक्रम के तहत तरह तरह के जिंगल, गाने आदि के माध्यम से मतदाताओं को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में अलग अलग जिलों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें घर घर जाकर जन जागरूकता फैलाना, मानव श्रृंखलाएं, प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, साइकिल और बाइक रैलियां, मैराथन, मतदाता शपथ एवं विभिन्न प्रतियोगिताएं आदि आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा एक वोटर अवेयरनेस वैन भी राज्य के 15 जिलों में चलाई गई और इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की जानकारी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदि के बारे में जागरूकता फैलाना है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उधर झारखंड में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे तथा अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस चरण में 12 जिलों के 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। बरहेट सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं और धनवार सीट से झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी मैदान में हैं। सिल्ली भी एक महत्वपूर्ण सीट है, जहां से आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय सीट से और मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन अपने परिवार की पारंपरिक सीट दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में 55 महिलाओं समेत 528 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुचारू मतदान कराने के लिए 12 जिलों में कुल 14,218 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इनमें से 7,000 मतदान केंद्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। चुनाव कराने के लिए संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 600 कंपनियां तैनात की गई हैं। के लाल के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, रांची। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की 1-1 सीट के साथ महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट शामिल है। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गुजरात में कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में नए आपराधिक कानून में फोरेंसिक और प्रौद्योगिकी के उपयोग, आपराधिक न्याय प्रणाली में एआई का उपयोग, आपदा जोखिम घटाने में पुलिस की भूमिका और पुलिसिंग में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के भविष्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में साइबर धोखाधड़ी में धन के निशान का पता लगाने में आती चुनौतियां और जेलों में कट्टरपन से निपटने की रणनीतियों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के अधिकारी, फोरेंसिक विशेषज्ञ और शिक्षणविदों समेत लगभग 250 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेने की उम्मीद है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि वर्ष 2047 तक बंदरगाह प्रबंधन क्षमता प्रतिवर्ष 10,000 मिलियन मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। नई दिल्ली में कल पहले सागर मंथन द ग्रेट ओशियंस डायलॉग के अवसर पर उन्होंने कहा कि बंदरगाह क्षमता, पोत परिवहन, पोत निर्माण और अंतर्देशीय जलमार्ग के क्षेत्र में 80 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। श्री सोनोवाल ने सागर मंथन के अवसर पर ग्रीस के समुद्री और द्वीपीय मामलों के मंत्री क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स के साथ भी बैठक की। हमारी भारत का लक्ष्य है दुनिया का हम सबसे बेहतर maritime nation बने। Out of the existing 139 maritime nations across the world, we want to be on the top in all the verticals, whether it is port operation, cargo handling, whether it is ship ownership, shipbuilding, recycling, technology, and legislative reforms in all the sectors. We want to be on the top. मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों तथा राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख गतिविधियों का भीली बोली में अनुवाद किया जा रहा है। अपनी तरह की इस अनूठी पहल में प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात सहित विभिन्न भाषणों का भीली बोली में अनुवाद किया जा चुका है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें विद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद भी शामिल है। झाबुआ जिला कलेक्टर नेहा मीना ने आकाशवाणी को बताया कि 80 से अधिक शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के एपिसोड का भीली बोली में अनुवाद किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष के अभिभाषण, माननीय राष्ट्रपति जी के 12 वर्ष के अभिभाषण तथा मन की बात के एपिसोड थे जिनके अनुवाद का कार्य भी हमें प्राप्त हुआ था, उनका भी अनुवाद का कार्य पूर्ण किया जाके सौंपा जा चुका है विभाग को। इसके अलावा कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी विषय और कक्षा 3 से 5वीं तक पर्यावरण विषय की किताबों का अनुवाद भी किया गया है। IIT नई दिल्ली से प्राप्त 60,000 से अधिक वाक्यों का भी भीली बोली में अनुवाद किया जा चुका है। झाबुआ से हरीश यादव के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। आज सुबह 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 492 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के अधिकांश इलाकों में वायु गुणवत्ता 500 के करीब दर्ज किया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बवाना, आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 दर्ज किया गया। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के सभी स्कूलों में कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में कक्षाएं अगले शनिवार तक ऑनलाइन मोड में ही संचालित होंगी। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में आज सुबह कोहरा छाया रहा। अगले 2 दिन तक रात और सुबह के समय धुंध तथा घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। के संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है। श्री मूर्ति फिलहाल शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं और वे गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज चीन और मलेशिया के बीच खेला जाएगा। बिहार में राजगीर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में यह मैच दोपहर 2:15 से शुरू होगा। आज ही दूसरा सेमीफाइनल भारत और जापान के बीच शाम 4:45 से होगा। चाइना ओपन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से चीन के शेंजेन में शुरू हो रहा है। अंतिम 16 में जगह बनाने के लिए मिक्स्ड डबल्स में वी सुमित रेड्डी और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी का मुकाबला अमेरिका के प्रेस्ली स्मिथ और जेनी गाई की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार। धन्यवाद निखिल। अखबारों ने राजधानी में प्रदूषण के खतरनाक स्तर और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी प्रमुखता से दी है। अमर उजाला का शीर्षक है और बढ़ा जहर, सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सभी स्कूल कॉलेज बंद। हिंदुस्तान ने अपनी टिप्पणी में लिखा है 1.5 महीने में 3 गुना खराब हुई हवा, कोर्ट ने साफ हवा को लोगों का अधिकार बताया। दैनिक जागरण और जनसत्ता की सुर्खी है सुप्रीम मंजूरी के बगैर नहीं हटेंगे ग्रेव 4 के प्रतिबंध। राष्ट्रीय सहारा और देशबंधु के अनुसार दिल्ली में 15 उड़ानों का बदला रूट और 100 से अधिक देरी से संचालित। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को प्रमुखता दिए जाने को पंजाब केसरी और वीर अर्जुन ने सुर्खी बनाया है। इसी खबर पर हरी भूमि ने लिखा है ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं और समस्याओं की ओर आकर्षित किया दुनिया का ध्यान। दैनिक भास्कर ने
कारोबार पन्ने पर लिखा है स्मार्टफोन पीएलआई से बढ़ रहा है सरकारी खजाना, 4 साल में 19 गुना राजस्व। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार हरियाणा में संविदात्मक विधेयक पास, 5 वर्षों से कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मी रिटायर होने तक करेंगे नौकरी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 नेताओं ने रियो दी जेनेरियो घोषणा पत्र को अपनाया, जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया में युद्ध पर पहल की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और नॉर्वे सहित कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। इसरो ने अमेरिका में स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से अपने सबसे परिष्कृत संचार उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण तथा महाराष्ट्र में एक ही चरण में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। और चाइना ओपन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शेंजेन में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।